वे उससे डरते थे, वे उसका अनुसरण करते थे। लेकिन क्या दुनिया कभी जान पाई कि वह असल में कौन था? उसने लाखों को प्रेरित किया, लाखों को नष्ट किया और इतिहास को बदल दिया। लेकिन उसके उदय और पागलपन के पीछे छिपे हैं 10 गहरे रहस्य, जो उसके असली चेहरे को उजागर करते हैं। यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि यह समझने के लिए है कि एक आदमी इतनी अंधेरी शक्ति कैसे हासिल कर सकता है और क्यों हमें सतर्क रहना चाहिए। 1930 का जर्मनी, एक टूटा हुआ देश और एक करिश्माई वक्ता एडोल्फ हिटलर। उसकी आवाज कर्कश और शक्तिशाली पूरे जर्मनी में गूंज उठी। हिटलर सिर्फ बोलता नहीं था, वह भीड़ को पढ़ता, उनके डर और आशाओं को शब्द देता था। उसके भाषणों में आशा और घृणा, वादे और धमकियां, सब कुछ था। उसने जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों और कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया, जिससे एक जहरीला माहौल बना। उसकी आवाज एक हथियार थी जिसने लाखों के दिल और दिमाग जीत लिए। यह दिखाता है कि कैसे एक नेता की आवाज अगर गलत हाथों में हो तो पूरी दुनिया बदल सकती है। 1914, युद्ध में डूबा यूरोप। चारों ओर तबाही, बारूद की गंध और गोलियों की आवाज। लाखों युवा अपने घरों से दूर एक अनजान भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। इसी माहौल में एक महत्वाकांक्षी युवक एडोल्फ हिटलर अपने सपनों और विचारों के साथ जर्मन सेना में शामिल होता है। हिटलर, जो एक कलाकार बनने का सपना देखता था, अब युद्ध की भयावहता का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में जोश था, लेकिन जल्द ही उसे असली जंग का सामना करना पड़ा। वह बार बार मौत के साए में जाता है, गोलीबारी, बमबारी और गैस हमलों के बीच। उसकी बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस जैसे सम्मान मिलते हैं, लेकिन हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। युद्ध के मैदान पर उसकी सोच और भी कठोर होती जाती है। 1918 में एक भयानक गैस हमले में वह अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। डॉक्टरों को भी उम्मीद नहीं थी कि वह पूरी तरह ठीक हो पाएगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। यह अनुभव उसे गहराई से झकझोर देता है। अस्पताल में पड़े पड़े वह अपने जीवन, अपने देश और अपने भविष्य के बारे में सोचता है। उसकी सोच में एक नया मोड़ आता है। अब वह खुद को एक साधारण सैनिक नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा मानने लगता है। वह मानता है कि उसे किसी उच्च उद्देश्य के लिए बचाया गया है। उसकी आत्मा में एक अजीब सा विश्वास जन्म लेता है कि उसकी जिंदगी का कोई खास मकसद है और वह जर्मनी के भविष्य को बदल सकता है। युद्ध के बाद अपमानित और टूटी हुई जर्मनी में लौटकर उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है। देश की हार, गरीबी और निराशा उसे अंदर तक झकझोर देती है। वह देखता है कि लोग उम्मीद खो चुके हैं और उसे लगता है कि वह ही बदलाव ला सकता है। राजनीति में उसका प्रवेश उसकी चोटों से उभरते हुए शुरू होता है। अस्पताल से बाहर निकलते ही वह नए विचारों और नारों के साथ लोगों के बीच जाता है। उसकी आवाज में दर्द और जोश दोनों हैं और धीरे धीरे लोग उसकी बातों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अगर वह गैस हमला उसे मार देता तो शायद इतिहास की दिशा ही बदल जाती। यह कहानी भाग्य, संयोग और एक व्यक्ति के जीवित बचने के असर की भयावह मिसाल है। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं बस एक पल की दूरी पर होती हैं। 30 अप्रैल 1945 बर्लिन खंडहर में हिटलर और ईवा ब्राउन बंकर में अपने अंतिम घंटे बिताते हैं। आधिकारिक कथा, दोनों ने आत्महत्या की, शरीर जला दिए गए। लेकिन क्या सच में यही हुआ? साजिशें कहती हैं शायद वे बच निकले। सोवियतों ने अवशेष होने का दावा किया, फिर खुद ही उलझ गए। हिटलर की मौत का रहस्य आज भी कायम है। क्या वह बंकर में मरा या भाग निकला? एक बात तय है, उसकी विरासत, चाहे वह जीवित रहा हो या मरा, मानवता पर गहरी छाप छोड़ गई। 1933 जर्मनी गहरे आर्थिक संकट में डूबा हुआ था। महामंदी ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया था और आम जनता हताश थी। इसी माहौल में हिटलर लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए सत्ता में आया। लोग बदलाव की उम्मीद में थे और हिटलर ने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया, जो जर्मनी को फिर से महान बना सकता था। उसने तख्तापलट नहीं किया, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानूनों की कमजोरियों का फायदा उठाया। जर्मन संसद यानी राइक्सटाग में राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकारें बार बार बदल रही थीं और नेताओं में आपसी भरोसा कम था। हिटलर ने इसी भ्रम और असंतोष का फायदा उठाया और धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली। कई लोगों ने उसे शुरू में हल्के में लिया। बुद्धिजीवी, पत्रकार और यहां तक कि उसके विरोधी भी मानते रहे कि उसकी कट्टरपंथी बातें और वादे ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। उन्हें लगा कि हिटलर सत्ता में आकर खुद ही सीमित हो जाएगा या फिर लोकतांत्रिक संस्थाएं उसे रोक लेंगी, लेकिन वे गलत साबित हुए। सत्ता में आते ही हिटलर ने प्रेस की आजादी पर हमला किया। अखबारों को बंद किया गया, पत्रकारों को डराया गया
और विरोधी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या देश से बाहर कर दिया गया। उसने अपने विरोधियों को एक एक कर खत्म किया और लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया। अब उसकी बातों का विरोध करना खतरनाक हो गया था। दुनिया देखती रही, पहले अविश्वास में, फिर डर में। विदेशी राजनयिकों और अखबारों को भी शुरुआत में यकीन नहीं हुआ कि हिटलर वाकई इतना खतरनाक हो सकता है। कई देशों ने सोचा कि यह सब अस्थायी है और जर्मनी खुद ही संभल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हिटलर की ताकत बढ़ती गई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ती गई। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिटलर का उदय दिखाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक है। लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी तक मजबूत हैं जब तक लोग उनमें विश्वास करते हैं और उन्हें बचाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर लोग उदासीन हो जाएं या सोचें कि यह हमारे साथ नहीं हो सकता, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। बुराई हमेशा हिंसा या युद्ध के रूप में नहीं आती। कई बार वह हमारी चुप्पी, डर या उदासीनता का फायदा उठाती है। जब आम लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या यह सब राजनीति है, तब तानाशाही को रास्ता मिल जाता है। जर्मनी में भी बहुत से लोग चुप रहे और यही चुप्पी हिटलर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। सवाल है, क्या उसे रोका जा सकता था? इतिहास बताता है कि अगर लोग, नेता और संस्थाएं समय रहते सतर्क हो जाते तो शायद हिटलर को रोका जा सकता था। आज भी लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सतर्क रहना होगा, सवाल पूछने होंगे और अपनी आवाज उठानी होगी, क्योंकि खतरे आज भी नए रूप में सामने आ सकते हैं और हमें तय करना है कि हम चुप रहेंगे या बदलाव के लिए खड़े होंगे। नाजी शासन के नीचे छुपा था रहस्यवाद और गुप्त शक्तियों का अंधेरा। हिटलर को प्राचीन कलाकृतियों, गुप्त समाजों और अलौकिक शक्तियों का जुनून था। थुले सोसाइटी जैसे गुप्त समूहों ने नाजी विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। नाजियों ने स्वस्तिक और ब्लैक सन जैसे प्रतीकों को अपनाया, जिससे रहस्य और डर का माहौल बना। एसएस ने गुप्त अनुष्ठानों और प्रतीकों को अपनी पहचान बना लिया। यह विश्वास कि वे किसी ऐतिहासिक शक्ति से प्रेरित हैं, नाजी मानसिकता का हिस्सा था। यह अध्याय दिखाता है कि तर्क और ज्ञान भी कभी कभी अंधेरे विचारों को नहीं रोक सकते। हिटलर का सबसे खतरनाक हथियार था प्रचार। यह कोई साधारण औजार नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जिसने पूरे जर्मन समाज की सोच, भावनाओं और विश्वासों को गहराई से बदल दिया। हिटलर ने प्रचार को युद्ध के मैदान की तरह इस्तेमाल किया, जहां गोलियों की जगह शब्द चलते थे और बमों की जगह विचार। प्रचार की इस मशीनरी का संचालन किया जोसेफ गोएबल्स ने। उसने प्रचार को एक कला बना दिया। अगर झूठ को बार बार दोहराओ, लोग मान लेंगे। गोएबल्स ने झूठ को सच में बदलने की इस कला को न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी उतारा। उसने हर संदेश को इस तरह गढ़ा कि वह सीधे लोगों के दिल और दिमाग में उतर जाए। नाजियों ने रेडियो, फिल्म, पोस्टर, हर माध्यम से प्रचार फैलाया। रेडियो को आवाज की बंदूक कहा गया, जिससे हर घर में नाजी विचारधारा घुस गई। अखबार, किताबें, स्कूल की किताबें, हर जगह वही संदेश, वही झूठ बार बार दोहराया गया। उनका प्रचार सरल, दोहरावदार और भावनात्मक था, डर और घृणा को भड़काता। पोस्टरों में यहूदी लोगों को राक्षस की तरह दिखाया गया। भाषणों में जर्मन जनता को डराया गया कि उनका अस्तित्व खतरे में है। भावनाओं को भड़काकर नाजियों ने लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। बच्चों और युवाओं को हिटलर यूथ जैसे संगठनों के जरिए ब्रेन वॉश किया गया। स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर नाजी विचारधारा घोली गई। बच्चों को सिखाया गया कि वे विशेष हैं और बाकी सब उनके दुश्मन। इस तरह एक पूरी पीढ़ी को बचपन से ही नफरत और अंधभक्ति में ढाल दिया गया। जर्मन समाज को इस तरह बदला गया कि लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि वे प्रभावित हो रहे हैं। नाजी प्रतीक, झंडे और नारों ने रोजमर्रा की जिंदगी को घेर लिया। लोग सोचने लगे कि यही सच है, यही सही है, क्योंकि हर जगह वही बातें सुनाई देती थीं। प्रचार ने पूरे देश को अपने शिकंजे में ले लिया। जर्मनी का हर कोना, हर गली, हर घर नाजी विचारधारा से भर गया। लोग अपने सवाल, अपनी सोच, सब कुछ भूल गए। वे भीड़ का हिस्सा बन गए और भीड़ को नियंत्रित किया गया प्रचार के जरिए। यह अध्याय चेतावनी देता है, शब्द अगर गलत हाथों में हो तो राष्ट्रों को तबाह कर सकते हैं। प्रचार केवल सूचना नहीं, बल्कि एक हथियार है जो समाज की आत्मा को बदल सकता है। इतिहास हमें बताता है कि जब प्रचार का इस्तेमाल नफरत, डर और झूठ फैलाने के लिए किया जाता है, तो उसका अंजाम विनाशकारी होता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विचारों की लड़ाई असल में सबसे खतरनाक जंग होती है। हिटलर के जीवन में एक छाया थी, ईवा ब्राउन। एक फोटोग्राफर की सहायक से उसकी मालकिन और विश्वास पात्र बनी। ब्राउन आधुनिक थी, लेकिन हिटलर के अंधेरे सपनों की साथी भी। उसने वर्षों तक छुपकर साथ निभाया और अंत में बर्लिन बंकर में उसके साथ रही। सोवियत घेराबंदी के बीच दोनों ने शादी की, एक अंतिम भक्ति का प्रमाण। कुछ घंटों बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। ईवा ब्राउन की कहानी दिखाती है कि अंधी वफादारी और प्यार भी विनाशकारी हो सकते हैं।
हिटलर की शक्ति के चरम पर उसकी शारीरिक और मानसिक हालत बिगड़ने लगी। इतिहासकारों ने उसकी बीमारियों पर बहस की है, पार्किंसंस, सिफिलिस, मनोविकृति या नशे की लत। उसके निजी डॉक्टर मोरेल ने उसे दवाओं के कॉकटेल दिए जिनका असर उसके व्यवहार पर पड़ा। युद्ध के अंत तक उसके कांपते हाथ, झुकी चाल और अविश्वास सब पर दिखने लगे। कुछ मानते हैं उसकी बीमारियों ने उसके फैसलों को और खतरनाक बना दिया, लेकिन उसकी क्रूरता और विचारधारा उसकी बीमारियों से कहीं आगे थी। यह अध्याय याद दिलाता है, सबसे शक्तिशाली भी अपने राक्षसों से नहीं बच सकते। एक आदमी, एक झूठ और 85 मिलियन मौतें, दुनिया आज भी पूछती है, यह कैसे हुआ? हिटलर के रहस्य हमें याद दिलाते हैं, अत्याचार मानव चेहरे के साथ आता है और हमारी उदासीनता का फायदा उठाता है। इतिहास को दोहराया नहीं जाना चाहिए। जानिए, शेयर कीजिए, याद रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।